आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने विज्ञान क्लासेज के चैनल पर कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 की विज्ञान को अपन कंप्लीट से पढ़ रहे हैं। साथ में मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ में अपन जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनको भी अपन देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको विज्ञान के विषय की तरफ से आपको निश्चिंत हो जाना है। इस वीडियो के अंदर आज अपन देखेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। देखिए अपन ने चैप्टर पहले से पढ़ लिया है, मैंने आपको डिटेल उसमें बता दिया, साथ में आपको नोट्स वगैरह भी अवेलेबल करवा दिए। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट है, अगर आपको लेसन समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक पर्सनली एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसरों को अगर आप लोग याद नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए कि हमने उस चैप्टर को किस प्रकार से पढ़ाया है। लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में दोनों पे दे दूंगा। तो आज के अपना चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण। यानी अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होता है। यानी इन तीनों चीज़ों के बारे में अपने विस्तार से वर्णन कर लिया था। तो इस वीडियो में आपको आज पढ़ाऊंगा पाठ्य पुस्तक के जो आपके पीछे यानी लेसन के जो लास्ट में जो आपके क्वेश्चन आते हैं उनको आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे। कंप्लीट मैं आपको सॉल्यूशन उसमें देने वाला हूं। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो करते हैं आज ही क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है कि आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का पार्ट नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 हमने वैसे कंप्लीट पढ़ लिया है पहले से ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों के इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समझ में आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसका अपना हल देखेंगे और आप लोग मेरे साथ के साथ में उनका आंसर लिखते जाना दोस्तों। ठीक है, वीडियो का आराम से आप लोग रोक लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग मेरे साथ के साथ वीडियो में आंसर लिख सकते हैं। मैं फिर से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो बिल्कुल आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल के ऊपर आपको निःशुल्क आपको कंप्लीट सिलेबस नए अकॉर्डिंग से आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के पाठ का नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। तो इस पाठ के जो पाठ्य पुस्तक की जो अपने पीछे की जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपने इसमें अब देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ की क्वेश्चन आंसर है और मैं आपको भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनके सिलेबस में एनसीईआरटी का सिलेबस है। और आपको पता है राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी का सिलेबस इस नए सत्र से लागू है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप आराम से इसका आंसर बता देंगे डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षारीय होता है। अपने ट्रिक बताई थी उस वीडियो में, अनिल की ट्रिक बताई थी ना। अनिल यानी कि अम्ल क्या होते हैं जो नीले से लाल में बदल देते हैं, और क्षार क्या होते हैं लाल को नीले में बदल देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है, इसका मतलब क्षार। अब उस समय मैंने पीएच स्केल पढ़ा था, तब आपको समझाया था हमने पीएच वैल्यू वगैरह के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा। तो सीधी सी बात है, उसमें क्या होता है, HCl होता है। NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उस विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको 16 ml आंसर आ जाता है। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ एक बार आप वो लेसन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, एंटी एसिड का। एंटी का मतलब विपरीत, किसके, एसिड का। जब आपको पता है कि आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम इसका उल्टा पीते हैं, उसका उल्टा कौन होता है, क्षार होता है। ठीक है, क्षार अपना बॉडी में पिएंगे तो अपना पेट जल्दी ठीक हो जाता है। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद में संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए सबसे पहले आपको फिर से हमने बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसे इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए आप लोगों के लिए जैसे सबसे पहले आपको उनके सूत्र का पता होना चाहिए। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसका सूत्र होता है H2SO4। जिंक का सूत्र होता है Zn। तो सबसे पहले आप एक तरफ लिख लो सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु बोल रहा है, तनु का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट यानी जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपने यहाँ पर लिख लिया H2SO4। एक्वस का मतलब क्या होता है, जलीय यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। अभिक्रिया किससे करवानी है, जिंक से। तो सीधी सीधी बात है ZnSO4 बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, बाहर मुक्त हो जाती है। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल दूसरी विक्रिया है, तनु हाइड्रोक्लिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl। क्या होता है, HCl।
अभिक्रिया किससे करवानी है? मैग्नीशियम पट्टी से। ये अपन ने वैसे उस लेसन में अपन ने इसको पढ़ भी लिया। तो क्रिया करवाएंगे तो देखो एम इसकी संयोजकता 2 होती है और Cl यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो जुड़ जाएंगे MgCl2, बच गया कितना? 2 हाइड्रोजन बच के, तो H2 गैस वहाँ पर मुक्त हो जाती है। तीसरा है वही H2SO4 अम्ल की अभिक्रिया किससे करवाएंगे अपन यहाँ पर? H2SO4 अम्ल की क्रिया किससे कराएंगे? एल्यूमिनियम चूर्ण से। तो H2SO4 की रेसे करवा रहे हैं अपन, एल्यूमिनियम से करवा रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम का सल्फेट बन रहा है, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देनी है। कहने का मतलब इस 5 प्रश्न में सभी के अंदर आप लोगों को हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देनी है। अगला यहाँ पर देखो वही अपना HCl है, HCl की रेखा किससे करा रहे हैं? लोहे से। लोहे का मतलब क्या हो गया? Fe। तो HCl मैं दिखाता हूँ हमको, HCl और Fe लोहा दोनों की अभिक्रिया की तो फेरिक क्लोराइड यहाँ पर बन गया, यानी आयरन क्लोराइड बन जाता है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार के सवाल को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के सूत्र याद करने पड़ेंगे, उसके बाद में आप लोगों को उत्पाद याद करने होंगे। बाकी आपको पता है हाइड्रोजन तो सभी में निकल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध कीजिए। देखिए इसके लिए अपने को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन तो होती है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। अरे कहने का मतलब अपने को बोल रहा है कि सर एल्कोहल सूत्र क्या होता है? C2H5OH। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H5। ठीक है, जिससे अपन देखते हैं ना ग्लूकोज का सूत्र। तो अभी इन दोनों के अंदर आप लोग देखो, इसमें भी C6H12O6 है, यानी कि इसमें भी सूत्र होता है और इसमें भी हाइड्रोजन तो है इसके अंदर भी, और C2H5OH में भी हाइड्रोजन है। लेकिन दोनों में एक चीज़ आप लोग नोट करके देखना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की उपस्थिति मतलब अम्लीयता, लेकिन फिर भी ये अम्लीय नहीं होते हैं। तो इसके लिए अपने एक प्रयोग करेंगे। देखो अपने प्रयोग में क्या कर दिया, एक आप लोगों ने बीकर ले लिया। चलिए अपने साथ के साथ में इसको पढ़ते हैं। एक कॉर्क में 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख देते हैं। ये एक आप लोगों को 100 ml का एक बीकर है, आपने इसमें 2 कीले लगा दिए। ये कॉर्क है यहाँ पर, ठीक है, लिख रखा है ना रबर कॉर्क, और ये 2 कीले आपको दिखाई दे रही है। दोनों किलो को 6 वोल्ट की बैटरी से अपन जोड़ दिया। दोनों किलो एक के सिरा माइनस से, एक का सिरा प्लस से अपन ने जोड़ दिया। ठीक है, साथ में अपने लट्टू यानी बल्ब भी लगा दिया, स्विच भी अपने लगा दिया है, साथ में सारा सिस्टम यहाँ पर कर दिया है चित्र के अनुसार। अब हम अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयनों को बारी बारी से बीकर में डालते हैं तथा विद्युत प्रवाह स्विच चालू करते हैं। एक बार तो अपने अल्कोहल को डाला, एक बार अपने ग्लूकोज को डाला। ठीक है, दोनों को डालने के बाद में अपन ने क्या चेक किया, लाइट को चालू बंद भी अपन ने किया। तो अपन इसका परिणाम क्या देखते हैं वो देखिए आप लोग। हम पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता है, अतः ग्लूकोज तथा अल्कोहलिक विलयनों में विद्युत चालन नहीं होता, परंतु अम्लों में विद्युत चालन संभव है। अतः ग्लूकोज व अल्कोहल को अम्लों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अरे इसका मतलब ऐसे समझ लो आप लोग, तो जैसे कि आपको पता है अगर करंट प्रवाहित होगा, करंट कब प्रवाहित होता है? जब आयनों का चालन होता है। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या जो आयन होते हैं चाहे वो धनायन और ऋणायन अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब लट्टू कब जलता है? लट्टू कब जलता है? जब इन दोनों का मिलाप हो जाता है। मिलाप होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर किसी प्रकार के आयनों ने कोई क्रिया ही नहीं की। अब आयन यानी कि जो अल्कोहल है और ग्लूकोज है, दोनों हाइड्रोजन आयन दे ही नहीं रहे, यानी यहाँ से हाइड्रोजन निकल ही नहीं रहा, H+ मुक्त नहीं हो रहा। अगर H+ मुक्त नहीं होगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। इससे ये सिद्ध हो गया कि जो ग्लूकोज व अल्कोहल है उन दोनों के जो हाइड्रोजन है वो बाहर मुक्त नहीं होते। अगर वो मुक्त नहीं होंगे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन देंगे नहीं तो अम्ल कहलाएंगे नहीं। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? सीधी सी बात है, डिस्टिल वाटर होता है जो बरसात का पानी में तो क्या होते हैं, आयन मिल जाते हैं, और जो शुद्ध पानी होता है उसमें आयन नहीं मिलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई आपको, सारा खेल किसका है? आयनों का खेल है। तो आश्रित जल हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न नहीं करता है तथा ये उदासीन होता है, जबकि बरसात का जल क्या करता है? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर देता है, और ये क्या होता है? विद्युत का चालन कर देते हैं। तो ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। जो आयन दे रहे हैं तो सीधी सी बात है धारा का प्रवाह करेंगे, अगर हाइड्रोजन दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? मैं बताऊँ आपको क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में, ठीक है बच्चों, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? तो देखो जल की अनुपस्थिति यानी वहाँ पर जल मौजूद नहीं है, में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों द्वारा विलयन नहीं हो सकता। अभी मैं बताता हूँ आपको क्या।
चूँकि हाइड्रोजन आयन ही अम्लों के अम्लीय व्यवहार के लिए उत्तरदायी है, अतः इनकी अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। देखो इसका मतलब ये हो गया कि अपने पिछले 5 मिनट से एक ही लाइन पढ़ रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन अपने को नहीं मिले, विलयन का मतलब होता है अलग करना, अगर हमें हाइड्रोजन आयन मिलेंगे ही नहीं तो अम्लीय व्यवहार दर्शाएंगे भी नहीं। अगर पानी अनुपस्थित होगा तो हाइड्रोजन अपने को नहीं मिलेगा, और हाइड्रोजन आयन अपने को नहीं मिलेगा तो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। 5 विलयनों ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रम से 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा विलयन है? अरे सीधी सी बात है, अगर आप लोगों को pH स्केल का पता है तो आप लोग इसको फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देख लो उदासीन कितना होता है? 7 pH वाला, यानी जिसका pH मान 7 होगा वो क्या हो गया? विलयन। ठीक है, D। प्रबल क्षार यानी कि प्रबल क्षार यानी 7 से ऊपर जितना ज़्यादा मान होगा वो प्रबल होता है। ये अपन ने जब pH स्केल आपको उस वीडियो में पढ़ाया है उसमें मैंने आपको सारी बातें बता दी है। प्रबल अम्ल का pH कितना हो गया? 1 हो गया। दुर्बल अम्ल का कितना होगा? pH 4 हो गया। और दुर्बल क्षार का कितना होगा? pH 9 हो गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। प्रणाली A व B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। ये प्रयोग आपने देख लिया। प्रणाली A में HCl तथा प्रणाली B में CH3COO डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रणाली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? देखो सीधी सी बात है, HCl युक्त प्रणाली A में सनसनाहट अधिक होगी। क्यों? क्योंकि HCl एसिटिक अम्ल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। और अपन ने अभी देख लिया प्रबल अम्ल का मतलब जहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है वह क्या होता है? यहाँ पर प्रबल अम्ल होता है। तो सीधी बात है सर, HCl के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए ये उत्पाद भी मतलब कि जैसे अपन बोलते हैं ना बदमाश, तो बदमाश कौन है यहाँ पर? HCl बदमाश है। अगला 11 क्वेश्चन है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पे इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर बताओ। अरे ताजे दूध को पीकर देखो एक बार, और जो दही है उसको पीकर देखो, आपको पता लग जाएगा खटाई हो गई, खटास हो गई। खटास का मतलब क्या हो गया? दही कैसा होता है? अम्लीय। तो अम्लीय पर आप बोलोगे तो सीधे सीधे बता दोगे कि सर अम्ल का मतलब जब pH स्केल के अंदर 7 से कम या 2, 3, 4 के आसपास pH का मान हो जाएगा, अर्थात ताजे दूध के दही में बदलने पर pH का मान 6 से कम हो जाता है, क्योंकि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है। आप खुद खाते हो रोज़, आपको पता है खटाई किस में ज़्यादा है। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, आजकल तो बहुत मिलावटें हो रही है, बेकिंग सोडा तो अलग की चीज़ है, समझ लो साबुन मिला रहा है। ताजे दूध के pH के मान को 6 से बदलकर थोड़ा सा क्षारीय क्यों बना देता है? इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? अरे सीधी सी बात है, दोनों चीज़ें देखो एकदम ऐसे जनरली है। दूध बेचने वाला ताजे दूध के pH को 6 से थोड़ा अधिक बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा का मतलब क्या हो गया? उसमें क्षार है, यानी pH मान 7 से ऊपर जाएगा तो इसका pH मान बढ़ गया, क्योंकि ऐसा करने से दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है ये। अब इसको दही बनाने में जोर आएगा। क्यों? अब मान लो एक तो 6 से लेकर तुरंत 4 पे आ जाता है उसका pH मान, तो दही जल्दी बन जाता। अब मान लो वो 9 पर पहुंचा दिया, 8 पे पहुंचा दिया, तो 8 को फिर से इसको 4 पे लाना पड़ेगा, तो टाइम ज़्यादा लगता है, यानी खटाई बढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है अपना दोस्तों, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। देखो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबसे पहले तो आप लोगों को इसका फुल फॉर्म आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस साल, इसका POP का पूरा नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आने पर लेई जैसे पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है तथा शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय जिप्सम बदल जाता है, अतः प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। अरे जैसे मान लो हड्डी टूट गई, जैसे हड्डी टूट गई तो अपना वो प्लास्टर बंदा की नियत है क्या? वो प्लास्टर POP तो है, अगर अपन इसको खुले में रख देंगे तो वो तो जम जाएगा, पत्थर बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा अपने जो पट्टी लगा के आते हैं और 1 घंटे बाद में अपना प्लास्टर से सूख जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, तो बस यही कारण है, क्योंकि ये नमी पकड़ेगा और नमी पकड़ के वहाँ पर जम जाएगा। उदासीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। अम्ल व क्षार के मध्य अभिक्रिया होने पर लवण व जल प्राप्त होता है, इसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये अपन ने बहुत बार चिल्ला के मैंने आपको लेसन पढ़ाया था, उसमें बोला था अम्ल और क्षार दोनों मिल जाएंगे, लवण बनाएंगे, पानी बाहर निकाल देंगे, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीकरण अभिक्रिया कहलाती है। धोने का सोडा व बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताओ। देखो धोने के सोडे में क्या गया? जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता का मतलब हो गया कपड़े से मैल को हटाने में।
कांच, काबुन व साबुन के निर्माण में। साबुन समझ गए ना, साबुन बनाते हैं ना बर्तन, ये साबुन कौन सा, कपड़े धोने वाला साबुन, ठीक है। खाने के सोडे के रूप में कौन सा लेते हैं, एक तो एंटी एसिड लेते हैं और दूसरा होते हैं जो सोडा वाटर की जो बोतलें आती है या जो आप लोग जो पैकिंग के खाने पीने के सामान मंगाते हो ना, उनमें ये बेकिंग सोडा काम में आता है। या जैसे मान लो बेकरी के जो इतने भी उत्पाद बनते हैं ना, उन सभी में काम में आता है। तो इस प्रकार से अपने चैप्टर के जो इस पाठ नंबर 2 था अम्ल, क्षार व लवण, इसके क्वेश्चन अपने समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने का, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। और अगर हमारे को कंटेंट आपको पसंद आ रहा है और आप रेगुलर आप इसी प्रकार का देखना चाहते हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता लगेगा कितने विद्यार्थी हैं जो हमारे कंटेंट को देख रहे हैं, कितने विद्यार्थी हैं जो विज्ञान क्लासेस से लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।